हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेक्चर सीरीज का पहला लेक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं। मैंने अभी आपके साथ कुछ क्वेश्चन शेयर किए हैं 2018 जुलाई के, जो आपका नेट और जेआरएफ का जो एग्जाम हुआ था उसके। तो उसमें हमने देखा कि पहला जो आपका क्वेश्चन था वो था भू अभिनति की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी, या फिर द कॉन्सेप्ट ऑफ जियोसिनेक्टिव वाज प्रोपाउंडेड बाय। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो आपका ये था पहला, वो हॉल एवं डाना ने आपका ये कॉन्सेप्ट दिया था। अब इसके साथ साथ मैं भी आपको ये बताने की कोशिश कर रही थी कि जो इस तरीके का आपका क्या है, जियो आपका जो सिनेक्टिव है या फिर आपका भू अभिनति है वो पाई जाती है, इस भाग को, इस तली को क्या कहा जाता है, भू अभिनति कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, अग्रदेश या फिर फोरलैंड कहा जाता है। साथ साथ इसमें क्या है, भू अभिनति को क्या कहा जाता है, नवीन वलित पर्वतों का जन्मदाता इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आप सभी ने तैतीस सागर की जो स्टोरी है वो सुना होगा। तैतीस सागर की किसकी उत्पत्ति हुई है, हिमालयन माउंटेन की। उसके बाद आपने यूराल जो भू अभिनति है उसका सुना होगा, या फिर यूराल माउंटेन्स आपने सुना होगा। उस यूराल माउंटेन्स किसके ऊपर बने हैं, आपके जो आपका यूराल भूसन्नति है उसके ऊपर। इसके बाद आपने रॉकीज माउंटेन्स का नाम सुना होगा। तो रॉकीज माउंटेन्स जो है वो भी किसके ऊपर बना है, आपका जो रॉकीज भूसन्नति थी उसके ऊपर बना है। अगर इसकी लोकेशन हम देखना चाहें, आप कहाँ देखेंगे कि आपका जो ये अमेरिका का इस तरीके का जो भाग है, यहाँ पर आपके कौन से माउंटेन्स है, यहाँ पर आपके रॉकीज माउंटेन्स है। इंडिया का जो ऊपर का हिस्सा पूरा किससे कवर है, आपका हिमालयन माउंटेन से कवर है। इसके साथ साथ आपने यूरोपियन कंट्रीज, आपने रशिया का पार्ट सुना होगा। तो रशिया में यहाँ पर पूरा का पूरा, रशिया से इधर यूराल माउंटेन है, यूराल माउंटेन से इधर क्या है, आपकी जितनी भी आपकी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है वो है, और इधर इसके यूराल माउंटेन्स के इधर की तरफ क्या है, साइबेरियन पार्ट है। तो यूराल माउंटेन किससे बने हैं, यूराल भूसन्नति से। हिमालयन माउंटेन की उत्पत्ति किससे हुई है, जो आपका तैतीस सागर है उससे। और जो आपका रॉकीज माउंटेन है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है, रॉकीज जो आपकी जो भूसन्नति है उससे हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भूसन्नति क्या है, उसके जो तटीय भाग है उसको क्या कहा जाता है, और जल वाले भाग को क्या कहा जाता है। तो ये क्या है, और भूसन्नति बेसिकली क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि एक जल से भरी हुई ऐसी भूसन्नति है, ऐसा क्षेत्र है जिसमें क्या है, तटीय जो तलछट जो है वो उसमें भरा है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया है कि कोबर जो महोदय है उन्होंने भूसन्नति को क्या कहा है, पर्वतों का पालना कहा है। पर्वतों का पालना क्यों कहा है, क्योंकि पर्वतों की जो उत्पत्ति है वो बेसिकली किससे जुड़ी हुई है, आपकी भूसन्नतियों के से जुड़ी हुई है। यानी जितने भी आपके नवीन वलित पर्वत है या फोल्ड माउंटेन जो है वो सारे के सारे किससे बने हैं, आपके भूसन्नतियों से या फिर जियोसिनेक्टिव से बने हुए हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। इसके बाद देखो, इसमें अब क्वेश्चंस में मैंने आपको आंसर्स के साथ साथ कुछ और जो आपके स्कॉलर्स हैं उनके नाम हैं। तो आप लोगों को कैसे हमेशा क्वेश्चन पेपर देखना है, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखते हो तो कैसे पढ़ना है, कि जितने भी और अदर स्कॉलर्स के नाम हैं उनका भी आपको देखते जाना कि इसने क्या कॉन्सेप्ट दिया, इसके क्या विचार थे। जब आपको तीनों का भी पता होगा तो आप लोग अच्छे से इसको आगे आने वाले अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हैं। तो आज हम ये भी देखेंगे कि बाकी के जो थिंकर्स थे उन्होंने क्या क्या कॉन्सेप्ट दिए हैं। अब जैसे आपने जो पहला जो आपने क्वेश्चन देखा उसमें एक नाम था होम्स का, या फिर उनका पूरा नाम क्या है, आर्थर होम्स। अब आपके जो क्वेश्चंस हैं उसमें तीन अदर जो आपके स्कॉलर्स हुए हैं उनका नाम है, एक होम्स का था, पावेल और हटन। अब आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि इन्होंने क्या क्या किया है। तो आप लोगों ने सुना होगा जिसको क्या बोलते हैं, संवहन तरंग सिद्धांत, या फिर कन्वेंशनल जो थ्योरी है वो किसने प्रपाउंड की है, तो आर्थर होम्स ने प्रपाउंड की है। तो आप लोगों को ये याद रखना है। इसके साथ साथ संवहन तरंग सिद्धांत जो है आपका वो किसने दिया है, आर्थर होम्स ने दिया है। इसके बाद पावेल की बात आती है, जेडब्ल्यू पावेल। जेडब्ल्यू पावेल ने आपने सुना होगा बेस लेवल थ्योरी या फिर आधार तल की संकल्पना।
तो जो आधार तल की संकल्पना है वो किसने दी है? आपकी पावेल मोहद्दे ने दी है। इसके बाद हम बात करते हैं हट्टन की। हट्टन सबसे ज्यादा फेमस रहे हैं क्योंकि इनका जो बेसिकली काम था वो जियोलॉजी से संबंधित था। तो इन्होंने क्या दिया था? एक रूपतावाद का सिद्धांत। आगे हम पढ़ेंगे इनके और भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं या इनके जो इन्होंने कहा था वर्तमान भूत की कुंजी होती है, ना तो प्रारंभ का कोई पता है ना ही आदि का कोई अंत है। तो इस तरीके का करके भी इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है। या फिर हट्टन को यूनिफॉर्मिटिज्म का कॉन्सेप्ट के जो प्रपाउंडर है वो भी जेम्स हट्टन को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही एक रूपतावाद का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने जो क्वेश्चन था वो था द टर्म कॉस्मोग्राफी वाज कॉइन्ड एंड डिवाइडेड इनटू यूरेनोग्राफी एंड ज्योग्राफी। अब मैंने आपको बता ही दिया है कि कॉस्मोग्राफी किससे रिलेटेड है? आपका कॉस्मोस से। और कॉस्मोस जो रचना है वो किसकी है? हम्बोल्ट की है। तो ये क्या है आपका? ये शब्द किसने दिया था? हम्बोल्ट ने दिया था। यूरेनोग्राफी किससे जुड़ा है? आपका खगोल विज्ञान से जुड़ा हुआ है। और ज्योग्राफी बेसिकली किससे जुड़ा है? आपका फिजिकल ज्योग्राफी या फिर स्थलीय भूगोल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ आपके जो 3 और स्कॉलर्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो 3 कौन कौन से हैं? एक रीटर, सबसे पहले रीटर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो रीटर का बेसिकली जो काम है वो किस पर है? आपका ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर है। और इनका सारा जो कंसर्न है वो किसके ऊपर है? अर्थ पर ह्यूमन को कंसंट्रेट करके इन्होंने काम किया है। लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि इन्होंने कोई भी फील्ड में जाकर डाटा कलेक्ट नहीं किया, कहीं पर भी ये अपनी यात्राओं के लिए नहीं गए। जितने भी इनको जो विचार मिले दूसरे जो स्कॉलर्स थे या फिर जो दूसरे यात्रा जो करके आए थे उन्होंने अपने विचार लिखे थे, उन सबको उन्होंने सार रूप में लिख दिया। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? आर्म चेयर भूगोलवेता भी कहा जाता है या फिर आराम कुर्सी वाला भूगोलवेता कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रीवियस ईयर में आ भी चुका है। आराम कुर्सी वाला भूगोलवेता किसे कहा जाता है? ठीक है, तो रीटर मोहद्दे को कहा जाता है। अब इसके साथ साथ इन्होंने एक फेमस बुक लिखी है जिसका नाम क्या है? अर्धकुंडे। तो अर्धकुंडे जो है ये रीटर की फेमस बुक का नाम है। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं इससे रिलेटेड। अब इससे ये भी पूछ लिया जाता है काफी बार कि अर्धकुंडे क्या है, इस पे किस चीज का विवरण दिया गया है। तो इसमें बेसिकली उसने 2 कॉन्टिनेंट का वर्णन किया है। एक कॉन्टिनेंट है आपका अफ्रीका और दूसरा कॉन्टिनेंट है एशिया। तो एशिया और अफ्रीका का वर्णन उन्होंने अपने अर्धकुंडे जो फेमस बुक है उसमें किया हुआ है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है रीटर के में। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि इसको आर्म चेयर जो ज्योग्राफर है वो भी कहा जाता है। इंग्लिश वाले भी नोट करते रहे साथ साथ। इसको आर्म चेयर ज्योग्राफर कहा जाता है, आराम कुर्सी वाला भूगोल। इसके बाद दूसरा जो अब थिंकर है उसके बारे में बात करते हैं। अब पेशल महोदय जो है इन्होंने क्या करा है? भूगोल को कि या फिर ये कह सकते हैं भूगोल की सिर्फ 2 कैरेक्टरिस्टिक बताई। एक क्या बताई कि ये क्या है? सिस्टमेटिक है। दूसरी क्या बताई है इसने कि ये क्या है? एम्पिरिकल है। यानी इस भूगोल है इसको उन्होंने क्या बताया है कि यह क्या है? एक व्यवस्थित और अनुभवजन्य विषय है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ पेशल की 2 फेमस बुक हुई है जो काफी इंपॉर्टेंट है और यूजीसी नेट में प्रीवियस ईयर में पूछी भी जा चुकी है। एक है दास ओसलैंड, ये इन्होंने लिखी है, काफी फेमस बुक है इनकी। इसके साथ साथ दूसरी बुक उन्होंने लिखी है द रेसिस ऑफ मैन। तो इन्होंने 2 फेमस बुक लिखी है, एक दास ओसलैंड लिखी है और एक द रेसिस ऑफ मैनकाइंड इन्होंने लिखा है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है ऑस्कर पेशल का कि इन्होंने सिस्टमेटिक एंड एम्पिरिकल माना है भूगोल को। और इसके साथ साथ उन्होंने 2 बुक लिखे हैं, दास ओसलैंड एंड द रेसिस ऑफ मैनकाइंड। ये काफी फेमस बुक है और ये वाली बुक तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आप देखोगे, आगे पढ़ेंगे तब, तो उसमें पूछी भी जा चुकी। नेक्स्ट जो ज्योग्राफर है जो उन्होंने दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में जो ऑप्शन है उसमें, तो उसमें है वारेनियस। अब वारेनियस के बारे में तो बेसिकली सब लोग जानते ही होंगे। अब
वारेनियस महोदय जो है इन्होंने क्या क्या किया है। सबसे पहले क्या है, ड्यूलिज्म का कॉन्सेप्ट या फिर द्वैतवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया है। आप लोगों को ध्यान रखना है, फिजिकल वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हो आप, या फिर सिस्टमेटिकल वर्सेस आपका रीजनल ज्योग्राफी पढ़ते हो, या फिर आप ये पढ़ते हो क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव। तो ये सारा जो द्वैतवाद है इसकी शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है, वारेनियस को जाता है। और ये प्रीवियस ईयर में आ भी चुका है क्वेश्चन, तो आप लोगों को ध्यान रखना है वारेनियस के बारे में। दूसरा इन्होंने क्या किया था, अपना सबसे पहले क्रमबद्ध भूगोल इन्होंने ही शब्द गढ़ा था, या फिर सिस्टमेटिक जो ज्योग्राफी है वो वर्ड सिस्टमेटिक सबसे पहले वारेनियस ने ही दिया था, या फिर इनको क्रमबद्ध भूगोल का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ सिस्टमेटिक ज्योग्राफी। थर्ड जो क्वेश्चन है वो था आपका आइस क्रिस्टल थ्योरी रिलेटेड टू प्रेसिपिटेशन वाज पोस्टुलेटेड बाय, यानी अवक्षेपण से संबंधित आइस क्रिस्टल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो वो मैंने आपको बता दिया है, बर्गरान ने। लेकिन इसके साथ साथ आपके और भी थिंकर्स उसमें दिए हैं, तो उनके बारे में देख लेते हैं कि उन्होंने और क्या क्या योगदान दिया। सबसे पहले हम बात करते हैं डार्विन की, क्योंकि उसमें डार्विन का नाम दिया गया है। अब डार्विन महोदय जो हैं इन्होंने क्या है, एक फेमस बुक लिखी थी, आप लोगों को भी पता होगा, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो उसकी वजह से काफी क्या है फेमस भी हुए थे अपनी बुक की वजह से, और इस बुक की वजह से काफी जो थिंकर्स थे वो भी इफेक्टिव हुए थे। जैसे आपने सुना भी होगा कि राजनीति भूगोल जो है उसके पिता में किसे कहा जाता है, आपके जो रेडजेल उन्हें कहा जाता है। तो उन्होंने रेडजेल ने भी राज्य का जैवीय जो सिद्धांत दिया था वो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बेसिस पर ही दिया था। तो ये जो सिद्धांत है ये बेसिकली ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब लिखी थी, 1859 में इन्होंने लिखी थी। अब इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, या फिर इसको क्या कहा जाता है हिंदी में, योग्यतम की उत्तरजीविता इसको कहा जाता है। योग्यतम की उत्तरजीविता का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप टाइम पीरियड चेंज होता जाएगा वैसे वैसे जीवों में वंशानुगत हो गया, या फिर उनमें कोई ना कोई जीन में हमेशा कोई ना कोई चेंजमेंट होता रहेगा। जैसा आपने सुना होगा कि हमारे जो पूर्वज है वो कौन है, होमोसेपियंस है, लेकिन हम क्या है उनके जैसे नहीं दिखते हैं, हम में क्या है धीरे धीरे चेंजेस आते जा रहे हैं। पहले कहा जाता है कि मानव की पूंछ भी होती थी, लेकिन जिस जिस चीज का क्या है उपयोग नहीं होता गया वो चीज क्या है हमारे अंदर से खत्म हो। इसमें क्या है कि ये हमारे जो वंशानुगत जो क्या है चेंजमेंट है ये होते रहेंगे, और इसमें कौन जीवित रह सकेगा, जो क्या होगा फिटेस्ट होगा, यानी कौन सरवाइव कर सकेगा, जो सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या होगा योग्य होगा, या फिर जो सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या होगा अपने आप को सिचुएशन में बचा सकेगा, वही क्या रहेगा इस पृथ्वी पर जिंदा रहेगा। तो ये क्या थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की अपनी अजम्पशन थी जो आपकी डार्विन महोदय उनकी। तो काफी इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों क्वेश्चन, और ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पहले आ भी चुका है, क्योंकि यूजीसी नेट में हर साल बुक से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है कि ये बुक किसने लिखी है या इस बुक की रचयिता कौन है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, मैंने प्रीवियस लेक्चर जो अपने दिए हैं आप उसमें भी जाके देख सकते हो। मैंने फेमस राइटर्स और उनकी बुक्स, जिसमें एंशिएंट बुक्स मैंने पढ़ाई हुई है, मैंने मॉडर्न बुक्स पढ़ाई हुई है, मेडिवल टाइम पीरियड की बुक्स मैंने आपको बताई हुई है, तो आप लोग वहां से भी इसको देख सकते। अब आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी इज फाउंड बिटवीन द, यानी गुटेनबर्ग असंतता जो है वो किन परतों के बीच में पाई जाती है। तो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया था, प्रवार और क्रोड जो है उनके बीच में आपकी गुटेनबर्ग असंतता पाई जाती है, यानी जो आपका मेंटल और कोर है उसके बीच में। अब आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका गुटेनबर्ग ही पूछे, हो सकता है मोहो असंतता पूछ ले, हो सकता है कोनराड पूछ ले, हो सकता है लेहमन ही पूछ ले। तो इन सारे जो आपकी डिसकंटिन्यूटी उनके बारे में पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया जब आपने पढ़ा होगा अर्थ इंटीरियर, तो उसका हिस्सा है ये, ठीक है। अब इसको लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं। पहले आपका आएगा क्रस्ट, उसके बाद क्रस्ट के भी दो हिस्से कर दिए, एक क्या है अपर क्रस्ट,
दूसरा क्या है, लोअर क्रस्ट। दूसरी जो लेयर है वो आती है मेंटल की। मेंटल की भी हमने दो पार्ट कर दिए, एक कर दिया अपर मेंटल और दूसरा कर दिया लोअर मेंटल। अब अपर मेंटल और लोअर मेंटल हो गया दो पार्ट। फिर इसके बाद आपका आता है क्रस्ट, मेंटल, उसके बाद कोर। कोर को भी हमने दो भागों में बांट दिया। ऊपर वाला या बाहर वाला जो हिस्सा था उसको हमने बोल दिया आउटर कोर, और नीचे वाला जो हिस्सा है उसको बोल दिया हमने इनर कोर। यानी इसको बोलेंगे बाहरी क्रोड। हिंदी वाले भी ध्यान रखिए, साथ साथ जो टर्म्स है वो चेंज नहीं होनी चाहिए आप लोगों की। तो टर्म्स पे हिंदी वाले स्टूडेंट बेसिकली बहुत ध्यान रखें, क्योंकि हिंदी में थोड़ी टर्म्स जो है वो मुश्किल होती है एज कंपेयर टू इंग्लिश। ठीक है, इसके बाद इनर कोर जो है इसको बोलते हैं आंतरिक कोर, आंतरिक क्रोड। इसके बाद इसको क्या है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, या फिर ऊपरी प्रवार और निचला प्रवार आपको वो लिखना है इसमें, ऊपरी प्रवार और निचला प्रवार। ठीक है, अब क्या है, हर किसी के बीच में क्या है, जो आपने सुना होगा भूकंपीय तरंगे या सिस्मिक वेव्स, वो क्या है हर किसी लेयर में जाके थोड़ी बहुत चेंज होती है, और जहां पर वो चेंज होती है उसको क्या कहा जाता है, डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। तो इन दोनों के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में क्या है, पी जो वेव्स है उनमें चेंजमेंट हो जाता है। इस वजह से यहां पर एक असंतता पाई जाती है, और उस असंतता को क्या कहा जाता है, आपका कोनराड असंतता कहा जाता है, कोनराड डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में भी जो आपकी सिस्मिक वेव्स है उसमें चेंजमेंट आता है। तो जहां पर भी जहां पर ये चेंजमेंट आता है उसको क्या कहा जाता है, रेपिटी असंतता कहा जाता है, रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो रेपिटी जो डिसकंटिन्यूटी है वो किसके बीच में है, आपका ऊपरी प्रवार और निचला प्रवार के बीच में, याद रखना है। अब इसके बाद क्या है, आउटर कोर और इनर कोर, इसके बीच में भी क्या है, एक असंतता पाई जाती है, लेहमन असंतता कहा जाता है। सबसे पहले ये समझ लें, आउटर इनर के बीच में लेहमन असंतता, अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में रेपिटी असंतता, और उसके बाद में अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में आपका क्या है, कोनराड असंतता। ये था बेसिकली डिवीजन जो आपकी सब लेयर्स हैं। ठीक है, और मेन लेयर्स के बीच में क्या है, एक गुटेनबर्ग असंतता है और एक क्या है आपकी जो मोहो असंतता है। तक आपकी क्या है, क्रस्ट, या फिर आपका जो क्या बोलेंगे उसको, पपड़ी। ठीक है, यहां पर मैंने प्रवार लिख दिया है, यहां पर आप पपड़ी लिखे। अब इसके बाद मोटा मोटी तीन लेयर्स हैं, एक क्रस्ट, एक मेंटल और एक है कोर। अब क्रस्ट और मेंटल को जो अलग करती है उसको बोला जाता है मोहो असंतता, मोहो डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, क्योंकि मोहरोविसिस जो है उन्होंने सबसे पहले इस परत का या फिर सबसे पहले डिसकंटिन्यूटी का पता लगाया था कि क्रस्ट से जब मेंटल के बीच में जाते हैं तो वहां पर जो पी लहरें हैं उनकी गति में परिवर्तन होता है। इस वजह से उसको क्या कहा गया, मोहो डिसकंटिन्यूटी कहा गया या फिर मोहो असंतता कहा गया। इसके बाद मेंटल और कोर के बीच में भी क्या है, फिर से वो क्या होता है, आपका जो लहरें हैं उसमें परिवर्तन मिलता है, और यहां पर इसको क्या बोला जाता है, गुटेनबर्ग
ऐसा था क्योंकि गुटेनबर्ग महोदय जो है उन्होंने सबसे पहले इसकी खोज की थी, इस वजह से इसको क्या कहा गया, गुटेनबर्ग। यानी क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहो डिस्कंटिन्यूटी और मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी।